नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, सम ऑफ द कोविड 19 मॉर्टिलिटी वाज अवॉइडेबल। कोविड 19 से रिलेटेड मॉर्टिलिटीज कितनी सही है, कितनी गलत है, कैलकुलेशन में क्या फ्लॉज है, कितना अच्छा हो सकता था, इसके बारे में पहले मैं न्यूमरस आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए मैं इस आर्टिकल को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस में और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके ज़्यादातर पॉइंट्स पहले के आर्टिकल्स में डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए कोविड 19 से ये वाला आर्टिकल मैं अभी के लिए स्किप मार रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल, बैंकिंग हेल्थ एंड द के कर्व डायनेमिक्स। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, जो इसमें पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत स्पेसिफिक फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं, और ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल पॉइंट्स किस हद तक आपको एग्जाम से मदद कर सकते हैं इस बारे में बोला नहीं जा सकता है। बट यहाँ पे एक तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का जो कंसेप्ट है इकोनॉमी में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये कितनी सही जा रही है इकोनॉमिक टर्म्स में, कितनी गलत जा रही हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं श्रीनिवासन वरदराजन जी ने। इन पॉइंट्स को देखेंगे। आगे बात करते हैं ओवरब्रॉड ओवरबोर्ड। ऑर्डिनेंस के थ्रू पिनराई विजयन जी, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने केरला पुलिस एक्ट के में सेक्शन 118 ए इंक्लूड किया। तो केरला पुलिस एक्ट में सेक्शन 118 ए इंक्लूड करने की वजह से काफी हद तक केरला की सरकार को बहुत ज्यादा यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया जा रहा है, कैसे ये सेक्शन 118 ए ऑफ केरला पुलिस एक्ट सीआरपीसी को वायलेट कर रहा है, आईपीसी को वायलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को वायलेट कर रहा है, उसको इस आर्टिकल में बताया गया है। देख लेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल है मैच मेकिंग। इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, बस इसमें यही बताया गया है कि देखिए, तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम का कोalition पार्टनर कौन है, बीजेपी। डीएमके का कोalition पार्टनर कौन है, कांग्रेस और बाकी के लेफ्ट पार्टीज। यहां पे जो एआईएडीएमके का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है, डीएमके का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए तो ऑलमोस्ट सारी सीटें जीत गया डीएमके, एआईएडीएमके को केवल एक सीट मिली। और ये जो बीजेपी है, जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी बनने का दावा करती है, इसका जो वोट शेयर था तमिलनाडु में वो केवल 3-3.5% था। तो ओवरऑल एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ कोalition बनाने से वोटिंग पैटर्न्स में तो फायदा नहीं है, बट चूंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में है, इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि एआईएडीएमके ने एलाई बना रखा है। तो पॉलिटिकल टाइप की न्यूज है, उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप एक बार इसको पढ़ लो। फिर भैया इंटरफेथ लव, यहाँ पे लव जिहाद की बात करी गई है, आरएसएस की बात करी गई है। ठीक है, तो अब आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे आरएसएस और हिंदुत्व एजेंडा और इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस हो नहीं रहे हैं। ये सब बड़े सेंसेशनल टाइप के टॉपिक हुआ करते हैं, फोर्सेबल कन्वर्जन्स। इसमें आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा नहीं। आप चाहो तो भैया, आपको इंटरेस्ट हो, पढ़ लो। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज और एग्जाम पर्सपेक्टिव से। टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। यहां पे ऑथर कुछ पॉइंट देके ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स ऑथर ये दे रहे हैं कि देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में चाइना बॉस नहीं रहने वाला है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सक्सेसफुल तब होगा जब उसको एशियन लीड करेगा। तो ऑथर का ये बोलना है कि एशियन इसको लीड कर रहा है। कहीं ना कहीं यूएस लेड हेगेमोनी को तोड़ने के लिए हमें आरसीईपी का पार्ट बनना है, और कहीं ना कहीं आरसीईपी में चाइना के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि इंडिया आरसीईपी का पार्ट बन जाए, ताकि चाइना की डोमिनेंस को रोका जा सके। तो क्या पॉइंट्स बोले हैं यहाँ पे ऑथर साहब ने, इनको देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है वीकर जर्म्स स्ट्रॉन्गर क्योर्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बातें बता रखी हैं, कैसे एंटीबायोटिक्स के गलत प्रयोग के चलते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, कैसे जितनी तेजी से ये जो माइक्रोब्स है वो इम्यूनिटी पाते हैं, उतनी तेजी से हमने अपने ड्रग्स को डेवलप नहीं किया है। तो इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, 4 आर्टिकल्स में डिस्कस कर रहा हूं, अब तक आपने इस चैनल को शेयर ना किया हो अपने दोस्तों के साथ, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आपने खुद उनको बता के बाय वर्ड ऑफ माउथ, तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया तो। मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। रिसेंटली जो लक्ष्मी विलास बैंक को बेल आउट किया है, और सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है वो लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये क्यों हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने मदद की है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में एक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को डूबने से आरबीआई ने बचा लिया।
यहाँ पे एक जिगसॉ पजल सा बनता नजर आ रहा है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि अगर एक प्लेयर इस बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स कर गया तो बाकी बहुत सारे प्लेयर्स कोलैप्स कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को बचा के रखने के लिए हर बैंकिंग यूनिट को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इसमें वर्क करता है, और जब एक लिमिट से ज्यादा हालत खराब हो जाए तो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक वाले केसेस में जो हुआ वो देखने को मिलता है। एक ऐसी क्राइसिस हुई थी, आईएलएफएनएस क्राइसिस। आईएलएफएनएस का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हुआ क्या था इसमें कि इसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसके पास रीपेमेंट ऑब्लिगेशन यानी अपने पैसे वापस देने का फंड नहीं था। तो ओवरऑल इन बैंकिंग क्राइसिस को यहां पे ऑथर ने एक चीज के साथ जोड़ रखा है जिसको बोला जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जैसे कि मैंने अभी अब तक आपको बताया जिगसॉ पजल, ये इंट्रोडक्टरी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। कोई भी सेक्टर का एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस को बताने के लिए एक की मेट्रिक खंगालेगा जिसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। क्या होता है ये? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स पे काम करता है, एडिक्वेसी ऑफ करंट कैपिटल एंड रनवे अवेलेबल टू द एंटिटी फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। आगे देखते हैं, यहां से समझ में नहीं आया होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो? बाय डिवाइडिंग द कंपनीज स्टॉक प्राइस पर शेयर, यानी एक जो प्राइस चल रहा है उस शेयर का, उसको आपने न्यूमरेटर में रखा और बुक वैल्यू पर शेयर को आपने नीचे रखा। अब आप बोलोगे बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? देखिए, बुक वैल्यू, एक एसेट की बुक वैल्यू मतलब कैरिंग वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट एंड कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय नेटिंग द एसेट अगेंस्ट इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक चीज की वैल्यू थी 100 रुपए और ये उस बैंक का एसेट था। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, और इस एसेट की वैल्यू बहुत सी वजहों से कम होती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक मशीन है, तो वो मशीन साल दर साल पुरानी होती जाती है। आपने मान लीजिए आप होंडा के शोरूम पे गए और आपने एक होंडा एक्टिवा स्कूटी खरीदी। अभी ये होंडा एक्टिवा स्कूटी अगर आपने आज खरीदी है, तो मान लीजिए आज आपने 95,000 95,000 खरीदी, तो 2 साल बाद आपको इस होंडा एक्टिवा स्कूटी का 95,000 नहीं मिलेगा। मान लीजिए 80, 75 या 60,000 रुपए मिला, तो ये जो पैसा कम हुआ इसको क्या बोलोगे आप? डेप्रिसिएशन बोलोगे। ये तो हो गया एक हार्ड एसेट, मतलब एक स्कूटी जो आपके हाथ में थी। जब पैसा पड़ा होता है बैंक के पास, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैंक ने लोन पे पैसा घुमा रखा है 1 लाख रुपया, और उस 1 लाख रुपए पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो वो बैंक का एसेट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस एसेट में डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि साल दर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो ओवरऑल बैंक का ये जो एसेट था इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो जब आप बैंक के एसेट की वैल्यू में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो उसकी आती है बुक वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में रखा आपने बुक वैल्यू और न्यूमरेटर में रखा आपने उसके स्टॉक का प्राइस, उसके शेयर का प्राइस, और ये निकल के आता है बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है ये हमने देख लिया। कंपनीज की बात की जा रही है। जिन कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 1 से ज्यादा होता है उनको ये माना जाता है, मार्केट ये बिलीव करता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। ये लोग रेवेन्यू को आगे इन्वेस्ट, मतलब रेवेन्यू को आगे जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जितना ज्यादा 1 से ऊपर होगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ अ कंपनी, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांस है, उतना ज्यादा रिकॉर्ड ऑन इक्विटी होने के चांस है। वहीं पे अगर एक कंपनी है, कोई कोई एक बैंक है मान लीजिए, क्योंकि बैंक भी एक प्रकार की कंपनी होती है, जिसका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 1 से कम है, तो उस केस में या तो उस बैंक ने बहुत सारे बैड लोन्स घुमा रखे हैं, या उसका बिजनेस मॉडल डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइप की चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप देखिए, एक बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम क्यों होगी? आप सोचो, मैंने आपको बताया है कि आप डिनोमिनेटर में रखोगे क्या? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। बट एसेट तो तब होगा ना जब आपने उसको लोन में घुमाया और उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस आ रहा हो। जब आपने लोन में घुमाया, इंटरेस्ट वापस आया नहीं, तो वो बन गया एनपीए, और जब वो एनपीए बन गया तब ऑब्वियस सी बात है वो एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं आया। समझ गया बात को? तो ओवरऑल वो बैंक जिनके बैड लोन्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका बिजनेस मॉडल खराब है, जो प्रॉपर तरीके से आज की डेट में इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है कम। मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 से कम आ जाता है। और वो बैंक जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से ज्यादा होता है।
अब ये अलग बात है कि एक से कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक के पैटर्न दिखेगा। एक टाइप की जो बैंक है, जैसे ये के शेप आ रहा है, ओके, ये रेफरेंस मान ली तो ये के, एक जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है और एक जिनका नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो ये के दिख रहा है। जितना बड़ा ये डेफिसिट होगा उतनी ही प्रॉब्लम्स होगी अच्छे बैंक में और बुरे बैंक के बीच में। तो यहां पे ऑथर ने क्या बोला कि देखिए हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो 7 तक जाता है, इवन 7 से ऊपर चला जाता है। और कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 के ऊपर है। तो जिनका 7 तक जाता है और जिनका 1.5 के ऊपर, ऑब्वियसली बात है इन बैंकों में भी काफी फर्क है। जो 7 प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वाले बैंक हैं उनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहीं से 1.5 के ऊपर वाले जो प्रॉफिट टू बुक वैल्यू वाले जो बैंक्स हैं, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है, उनके पास एक ऐसा मॉडल है कि वो प्रॉफिटेबली आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, ये दोनों कैटेगरीज स्टेबल मानी जाती हैं और इनको आप बोल सकते हो अल्फा बैंक। ओके, अल्फा बैंक आप समझ लीजिए अच्छे बैंक, तगड़े बैंक। हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्फा बैंक की कैटेगरी में आता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी छोटे लेवल की कंपनी होती है। जैसे कि मानापुरम गोल्ड लोन जिसके अक्षय कुमार ऐड करते हैं, घर में पड़ाओ सोना तब क्या है कोई रोना, वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो भाई एक कैटेगरी आई जिनके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऊपर चला गया, 1.5 से ऊपर चला गया, तो वो हो गया अल्फा बैंक। अल्फा बैंक वो बैंक हो गए जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, जिनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, वो आगे आने वाले समय में पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, बस इस बात पे थोड़ा देखना होगा कि अल्फा बैंक के अंदर भी कुछ बैंक टॉप पे हैं, कुछ बैंक नीचे पे हैं। आप अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को कैसे लेके आ पाते हो? लायबिलिटी क्या होती है? आपने पैसा कमाया मान लीजिए 20,000 रुपए, और वो 20,000 रुपए जाके आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपने सेविंग अकाउंट में। अगर वो 20,000 रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उसके ऊपर वो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, चाहे पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो। लेकिन बैंक के लिए वो क्या है? बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। बैंक के लिए एसेट क्या है? जब बैंक ने पैसा आगे घुमा रखा है और उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट खा रहा है। अगर बैंक के पास आपका पैसा पड़ा है और बैंक को उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, हालांकि सेविंग डिपॉजिट में ना के बराबर इंटरेस्ट होता है, बट अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो बैंक की लायबिलिटी है। और लायबिलिटीज भी जरूरी होती हैं, क्योंकि लायबिलिटीज जब ज्यादा आती है बैंक के पास तो बैंक उसी लायबिलिटी वाले पैसे को एसेट बना के आगे मार्केट में घुमा देता है। वहीं पे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे हैं जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 के अराउंड है या 1 से नीचे। अभी 1 के अराउंड है, 1 से नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैंक का दिवालिया बैठ गया, नहीं दोस्तों। कोविड-19 के समय पे ऐसे बैंकों ने भी पैसा घुमाया है, इन्होंने पैसा मार्केट से उठाया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो 1 या 1 से बिलो प्राइस टू बुक वैल्यू वाले जो बैंक है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। इनको बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है, स्किल्ड मैन पावर को लेके आने की जरूरत है, मैनेजमेंट क्वालिटी और गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। लक्ष्मी विलास बैंक के एग्जांपल से ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो डिसाइड करता है कि आपके बैंक के काम करने का तरीका क्या है। अगर आप हमारे देश में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक की बात कर लो, आपको पता ही होगा, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऑलमोस्ट इन सारे बैंकों का जो काम करने का तरीका है ना, वो एक जैसा है। और कहीं ना कहीं इनके काम करने के तरीके में गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस होता है। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस होना जरूरी है। आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में सुना होगा, जहां एग्रीकल्चर, होम लोन, ठीक है, एमएसएमईज को लोन देना। तो इन बैंक्स के ऊपर एक टारगेट रखा गया, केवल इन बैंक्स नहीं, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी टारगेट रखा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप इतना पैसा घुमाओगे अगर आपकी इंडिया में यहां पे प्रेजेंस है तो। अब सवाल बस इस चीज पे आ जाता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपको ज्यादा करना है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप तब ज्यादा कर पाओगे जब बैंक पूरी तरीके से प्रोफेशनली काम करे, और जब बैंक पूरी तरीके से प्रोफेशनली काम करेंगे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर नहीं हुआ तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो भूल जाओ। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है कि आप किस हद तक हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि अंदर से बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, जिनकी कैपिटल शीट बहुत स्ट्रांग है और उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जितना दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा है, बस वो प्रोफेशनल तरीके से काम करें। तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसे काम कर रहा है, वैसे अगर एसबीआई काम करने लगा तो क्या लगता है कि एसबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा घुमाएगा, किसानों को पैसा देगा, एमएसएमईज को पैसा देगा? ऑब्वियस ही बात नहीं देगा। तो पहली बात तो अल्फा बैंक्स को यहां पे बढ़ाने की जरूरत है, ऑथर ये बोल रहा है। दूसरी बात ऑथर ये बोल रहा है
कि इनको प्रोफेशनली काम करने दीजिए, इनके काम में इंटरफेरेंस मत लेके आइए। अभी देखिए काम में इंटरफेरेंस तो लानी पड़ेगी, नहीं तो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे होंगे गरीबी दूर करने के। ओवरऑल आप यहां पे ये कह सकते हो कि के सेक्टर वाली ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है ऑथर का। एक जो ऊपर की तरफ जा रहा था टांग और एक जो नीचे की तरफ जा रही थी, जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जरूरत से ज्यादा है वो ऊपर जा रहे हैं और जिनका कम है वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। जो नीचे वाले हैं ना, इनको शुरुआत में सुधारने की जरूरत है। कोशिश करें कि ये कम से कम एक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे रहे, उससे थोड़े ज्यादा तो रहे। ये बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे तो इनको बेल आउट ही करती रह जाएगी आरबीआई, और आरबीआई इनको बेल आउट ही करती रह जाएगी तो ओवरऑल अंदर से जो हमारी इकोनॉमी है वो कमजोर हो जाएगी। आई होप कुछ आप समझ पाए हो दोस्तों। यहां पे आगे चलते हैं केरला का सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट पे। इस समय पे भाई केरला की सरकार को बहुत गरियाया जा रहा है, और सिर्फ केरला को सरकार को नहीं, केरला की सरकार के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी को बहुत गरियाया जा रहा है। एक ऑब्नॉक्शियस प्रपोजल ये लेके आए, ड्रैकोनियन प्रपोजल बोला जा रहा है, इल कंसीव्ड ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। एक नया ऑर्डिनेंस आया है जिसने जोड़ा है सेक्शन 118A टू द केरला पुलिस एक्ट। इस अमेंडमेंट के चलते आपको 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है अगर आपको पाया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग, पब्लिशिंग और डिसएमिनेटिंग डेरोगेटरी कंटेंट थ्रू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और डिफेल एनी पर्सन। यानी कि आप अपने क्रिटिसिज्म के थ्रू, आप अपने डेरोगेटरी या क्रिटिसाइजिंग कंटेंट के थ्रू किसी को डरा रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर या तो 10,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा या उठा के आपको 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसा यहां पे बोला जा रहा है कि ये एपेक्स कोर्ट के जजमेंट का भी वायलेशन है, साथ साथ ये आईपीसी जो कि एक सेंट्रल लॉ है उसका वायलेशन है, सीआरपीसी का भी वायलेशन है। आईपीसी को 2 तरीके से वायलेट कर रहा है ये 118 ऑफ केरला पुलिस एक्ट, सीआरपीसी को एक तरीके से वायलेट कर रहा है। ये कैसे वायलेट कर रहा है इसको देखते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन को लेके जो गाइडलाइंस दी हैं उसको भी वायलेट कर रहा है। कैसे वायलेट कर रहा है ये देखना यहां पे बहुत जरूरी है। सेक्शन कौन सा याद रखिएगा, सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट, ये लिखने में काम आ जाएगा आपको। अब कुछ पास्ट जजमेंट्स में जाते हैं। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। क्या बोलता था सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, इस एक्ट ने क्रिमिनलाइज कर दिया था द सेंडिंग ऑफ एनी मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स दैट वाज ग्रॉसली ऑफेंसिव, मीनेसिंग और कॉस्ट एनिमस इनकन्वीनियंस, डेंजर, इंसल्ट, इंजुरी और इंटिमिडेशन। अब अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ो तो ये लाइन बहुत जर्नलिस्टिक है कि अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी को कोई मैसेज भेजते हो, मैसेज थोड़ा सा भी ऑफेंसिव है, मीनेसिंग है, अनॉय कर रहा है, डेंजर कर रहा है, इनकन्वीनियंस कर रहा है, इंसल्ट, इंजरी, इंटिमिडेशन कर रहा है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इसमें तो इनोसेंट और जो इनोसेंट ऑफेंसिव मैसेज है ना उनको भी पकड़ के बंद किया जा सकता है, क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 66A का ऑफ द आईटी एक्ट गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है, इसलिए हम इसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। ये बात बोली। अगर आप इस जजमेंट से सेक्शन 118D ऑफ द केरला पुलिस एक्ट को कंपेयर करो, 118D है सॉरी, ये इसी जजमेंट में ये भी बोला गया था कि सेक्शन 118D ऑफ द केरला पुलिस एक्ट ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या बोलता था सेक्शन 118D ऑफ द केरला पुलिस एक्ट, causing annoyance in an indecent manner through verbal comments और टेलीफोन in an absence, मतलब कि आपको सजा दी जा सकती है केरला पुलिस एक्ट के अंदर अगर आप एनोइंग कॉज कर रहे हो इनडिसेंट मैनर में, वर्बल कमेंट्स के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू, ये भी एक ऑफेंस था। तो सेक्शन 118D ऑफ केरला पुलिस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा चुका है, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा चुका है। उसके बाद भी सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट लेके आ गई केरला की सरकार। अभी क्यों लेके आ गई इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए केरला की सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पिछले कुछ महीनों में। आपने वो गोल्ड स्मगलिंग वाला इशू सुना होगा, मैंने बहुत डिटेल में उसको कवर किया था कि यूएई की एम्बेसी में गोल्ड स्मगल होके आ रहा था ऑफिशियल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के नाम पे, बाद में पता चला कि उसमें तो सोने की स्मगलिंग हो रही है। केरला को तो वैसे भी सोने का हब माना जाता है, दुनिया भर में केरला के जो लोग हैं वो जा के काम कर रहे हैं, और ऐसा सुनने में आया कि जो रूलिंग पार्टी वो सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व थी, और भी बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं। केरला की सरकार को बिल्कुल कटघरे में खींच रखा है। तो यहीं पे केरला की सरकार इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो इस तरीके का एक नियम कानून लेके आ रही है कि हमारे खिलाफ कुछ भी लिखोगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी।
सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ डिफेमेशन अनलेस द एग्रीव्ड पार्टी फाइल्स अ कंप्लेंट। अब यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बात हो रही है यहां पे क्रिमिनल डिफेमेशन की, ठीक है। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस आपके खिलाफ तब शुरू किया जा सकता है जब इसको एज अ प्राइवेट कंप्लेंट दायर किया जाए। यहां पे क्या हो रहा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन तब होगा जब स्टेट आपके अगेंस्ट, स्टेट की मशीन यानी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले। उसके बाद आप देखिए कि जो नया ऑफेंस आया है, दिस इज वेगली डिफाइंड एंड इज मेड कॉग्निजेबल, whereas criminal defamation under IPC is non cognizable। कॉग्निजेबल सीरियस ऑफेंसेस होते हैं दोस्तों, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको बेल भी नहीं मिलती है। तो बोला यह जा रहा है कि भले ही इंडियन पीनल कोड के अंदर क्रिमिनल डिफेमेशन है, बट ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ये नॉन कॉग्निजेबल है, और ये क्रिमिनल डेफिनेशन तब माना जाएगा जब कोई एक प्राइवेट पार्टी आके केस फाइल करे। तो मैं कल की डेट में खड़े होके अपने यूट्यूब चैनल से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्सनल कैपेसिटी में बहुत गलत बोल देता हूं, तो आईपीसी ये बोलता है कि अगर मुझे अरेस्ट करना है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जाके कोर्ट में केस फाइल करे क्रिमिनल डेफेमेशन का। सरकार नहीं बोल सकती कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इस पर्टिकुलर पर्सन को गलत बोल दिया तो मुझे उठा के जेल में बंद कर दो, ये नहीं हो सकता। किसके हिसाब से? सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी के हिसाब से। लेकिन यहां पे ये जो नया सेक्शन 118 ए आया है केरला पुलिस एक्ट का, उसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, जो कि ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, जो कि सेक्शन 118 ए जो स्टेट गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके लिए लाया गया है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल के अगेंस्ट, नेता के अगेंस्ट आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, तो भैया स्टेट मशीनरी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दायर करके आपको पकड़ के जेल में बंद कर सकती है। यानी प्राइवेट कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, स्टेट मशीनरी खुद एक्शन में आ जाएगी। किसके थ्रू? सेक्शन 118 ए के थ्रू। फिर सेक्शन 118 ए ऑफ द केरला एक्ट लाया गया है, इसमें 3 साल की जेल की सजा रखी गई है। यह भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड के अंदर क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए 2 साल की जेल की सजा है, और यहां पे आप 3 साल की जेल की सजा डाल रहे हो। तो इफेक्टिवली ये जो केरला का ऑर्डिनेंस है जिसके थ्रू सेक्शन 118 ए आ रहा है, वो इंडियन पीनल कोड को भी अमेंड कर रहा है, सीआरपीसी को भी अमेंड कर रहा है। इंडियन पीनल कोड तो एक सेंट्रल लॉ है, और इसको अमेंड करने से पहले आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी टेक्निकली आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आप नहीं कर सकते हो। सिंपल बात है, आईपीसी, सीआरपीसी ये सेंटर के लॉज हैं, अगर इनको अमेंड करना है तो आपको सेंटर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया ना कि कैसे अमेंड हो रहे हैं। सेक्शन 199 सीआरपीसी के अंदर ये जो डेफेमेशन की कंप्लेन है ये प्राइवेट पार्टी के थ्रू फाइल करनी चाहिए, मतलब जिसके खिलाफ डेफेमेशन हुआ है वही कंप्लेन फाइल करेगा, लेकिन यहां पे स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। प्लस साथ साथ ये बोला जा रहा है कि आईपीसी के अंदर सजा 2 साल की है, इसमें 3 साल की दी जा रही है। प्लस आईपीसी के अंदर ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें कॉग्निजेबल है केरला 118 ए सेक्शन ए में। तो कुल मिला के आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को वायलेट कर रहा है केरला का ऑर्डिनेंस, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल के लॉ को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो मोस्ट प्रोबब्ली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा। कुल मिला के राज्य की सरकार करने की क्या कोशिश कर रही है, अपने हाथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ले रही है ताकि अपने अगेंस्ट हैरेसमेंट को तुरंत खत्म कर सके, अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को तुरंत दबा सके। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सीआरपीसी के अगेंस्ट कैसे है, आईपीसी के अगेंस्ट कैसे है। फिर आगे बात करते हैं टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरी। भैया यहाँ पे बात हो रही है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट नहीं बना है, हम लोग आत्मनिर्भर पे फोकस कर रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि भैया दुनिया बराबर ही होती जा रही है, और दुनिया बराबर कैसे होती जा रही है ऑथर ये बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अब वो धीरे धीरे एशियन रूल्स पे अडॉप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर्स में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये अपने आप को डोमिनेंट मानती हैं और एशियन कंट्रीज को इतनी तवज्जो नहीं देती हैं। लेकिन ये जो एशियन सिविलाइजेशन है ये भी चुप बैठने वाली नहीं है, और इसका एक क्लियरिंग एग्जांपल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 मेंबर का इकोनॉमिक ब्लॉक है जो कि वेस्टर्न सुपीरियोरिटी को बहुत हद तक चैलेंज करेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया अपने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो कल की डेट में, आगे आने वाले कुछ सालों में, इनफैक्ट अभी भी जो वेस्टर्न डोमिनेंस चल रही थी वो उतनी लंबी चल नहीं पाएगी। तो एक एशियन सेंचुरी सी आ रही है, और यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो मेगा ट्रेड डील है ना, इसको चाइना लीड नहीं कर रहा है, इसको एशिया लीड कर रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑथर यहां जो भी व्यू पॉइंट्स बोल रहा है ना, वो इस फैक्ट से बोल रहा है कि इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन कर ले। इस बात को ध्यान रखते हुए मेरे इस आर्टिकल को सुनिएगा।
फिर यहाँ पे ऑथर आरसीईपी को एक अलग ही तरीके से देख रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जिनकी रिसेंटली चाइना से काफी बहस हुई है, वर्बल बहस, ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, बट जापान और ऑस्ट्रेलिया यूएस की मिलिट्री एलाइज है, क्वाड के मेंबर है, उसके बाद भी वो आरसीईपी के पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ये चाइना को एक थ्रेट की नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से यूएस चाइना को एक थ्रेट की तरह देख रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज जानती हैं कि चाइना बहुत ताकतवर है। यूएस इतना ताकतवर पहले से है कि यूएस की ताकत को चाइना चैलेंज कर रहा है। ओवरऑल ऑथर ये बोल रहा है कि आरसीईपी में आप एशियान की सेंट्रलिटी को समझें, चाइना की सेंट्रलिटी को मत समझें। आरसीईपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अलाई करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज को to choose the scope and product categories for bilateral tariff schedule and exclude decisive issues like labor and environment। कहीं ना कहीं ऑथर आरसीईपी के सपोर्ट में ये बोल रहा है कि अगर आप आरसी के ट्रेड एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो आपको ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे जहां पे बाइलैटरल ट्रेड शेड्यूल्स को आप थोड़ा बहुत अपने फेवर में कर सकते हैं, लेबर और इन्वायरमेंट के इश्यूज में आपको थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं आरसीईपी का जो फ्रेमवर्क है वो गुड्स और सर्विसेज के आगे जाता है, वो सप्लाई चेन्स को बिल्ड करने की बात करता है, और कहीं ना कहीं इंडिया आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू सप्लाई चेन्स को तो बनाने की बात कर रहा है। दुनिया भर में जो चाइना की सप्लाई चेन्स डोमिनेट कर रही हैं, उन्हीं को तोड़ने की तो बात हो रही है। फिर कहीं ना कहीं ये जो आरसीईपी है, और कहीं ना कहीं आप आरसीईपी से अलग हटा के इंडिया चाइना को देख लीजिए। इंडिया और चाइना दुनिया भर में जो वेस्ट की मोनोपोली रही है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारे फील्ड्स में कहीं ना कहीं चाइना और बहुत हद तक इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली को तोड़ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ यहां पे, बोथ चाइना एंड इंडिया आर ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ द वेस्ट इन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एक रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है इंडिया। जब भी यूनाइटेड नेशंस में कोई बहस होती है, कोई इंटरनेशनल फोरम होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हमारे जाके बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो ओवरऑल यूएस जो इतना ज्यादा दुनिया का बाप बन के बैठा है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये डोमिनेंस अब खत्म हो रही है। अगर आप बात करिए चाइना की, तो जो टेक्नोलॉजिकल गैप था यूएस और चाइना के बीच में, चाइना ने उसको ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया था। चाइना यूएस से केवल एक चीज में पीछे है, और वो है टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं यूएस की टेक्नोलॉजी चाइना से अभी भी ज्यादा है, बट चाइना बहुत तेजी से इस गैप को बंद कर रहा है। और जो ट्रेड वॉर हुआ था, यहां पे यूएस ने इसी तरीके से अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि यूएस द्वारा डिजाइन जो चिप्स हैं, और वो चिप्स जो कि चाइना में बनी हैं, उनको आप एक्सपोर्ट, चाइना में बनी है या चाइना द्वारा कंपनियों द्वारा बनी है, तो जहां पे भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट आ गया यूएस डिजाइन चिप्स में, उन चिप्स के एक्सपोर्ट को बंद करवा दिया यूएस ने। और यूएस ने बोला कि जो कंपनी से चाइना मेड चिप्स को एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर में यूएसए ने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस थी उसको वेपनाइज करने की कोशिश की, चाइना को डराने की कोशिश की, चाइना में बने हुए सेमीकंडक्टर चिप्स को के एक्सपोर्ट को बैन कराने की कोशिश की। चाइना ने भी इसमें चुप बैठने वाला नहीं है। चाइना ने भी अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लान है उनको और तेजी से आगे बढ़ा दिया। हो सकता है आगे आने वाले 3-4 सालों में जिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज के नाम पे यूएसए चाइना को धमका रहा है, वो सर्विसेज खुद ही चाइना अपने पास डेवलप कर ले। उसके आगे बात करते हैं, अगर यूएस के ग्लोबल गवर्नेंस रोल की बात की जाए, तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट 30 अक्टूबर की। ये 4 एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करती है यूएस के रिस्पेक्ट में, यूएस का क्या रोल है दुनिया भर में लीडरशिप को लेके। ग्लोबल लीडरशिप, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, प्रमोशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजनल हेगेमॉन्स इन यूरेशिया। ये रिपोर्ट ही बता रही है कि यूएसए किस हद तक चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ग्लोबल लीडरशिप यूएसए लाने की कोशिश कर रहा है। फिर डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी की फील्ड में बात हो रही है, और ह्यूमन राइट्स की फील्ड में बात हो रही है। जो तीसरा पॉइंट देखिए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। अभी फ्रीडम, डेमोक्रेसी और फ्रीडम राइट्स चाइना में तो है नहीं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस ऑफ रीजनल हेगेमॉन, ये कौन सी रीजनल हेगेमॉन की बात हो रही है? ऑब्वियस सी बात है चाइना की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यूएस की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी कि हम चाइना को काउंटर करेंगे, और यूएस इसके लिए पार्टनर्स ढूंढ रहा है इस रीजन में। इंडिया नेचुरली एक पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी एक पार्टनर है, बट ऑस्ट्रेलिया और जापान ने यूएस से मिलिट्री
रिलेशंस होने के बावजूद भी आरसीईपी में मेंबरशिप ली है। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि भाई इंडिया को सोचने की जरूरत है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू चाइना। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया बिल्कुल ही यूएस की लाइन पे चल रहा है, जो यूएस बोल रहा है वो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया की मजबूरी हो गई चाइना के अगेंस्ट बात करने की। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया शायद चाइना के प्रेशर के अंदर आरसीईपी का मेंबर ही बन जाता है, लेकिन ये जो गैल्वन वैली वाला इंसिडेंट है, हालांकि आरसीईपी में तो मेंबरशिप से 2019 में इंडिया ने मना कर दिया था। जो रिसेंटली चाइना के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, वो जो बॉर्डर का स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके चक्कर में हुए हैं और आगे भी खराब रहने वाले हैं। एंड में बोला यह जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू बोथ चाइना एंड यूएसए एंड एशियन एंड आरसीईपी, कहीं ना कहीं हमें अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने की जरूरत है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, सोलर पैनल्स और स्किल डेवलपमेंट। अगर हम ये चीज पूरा कर पाते हैं तो ये जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चैलेंज अगर हमारे सामने आके खड़ा हुआ, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं आत्मनिर्भर पैकेज के थ्रू। प्लस दोस्तों, कहीं ना कहीं आरसीईपी की तारीफ करते हुए ऑथर बोल रहा है कि आरसीईपी में रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम है, आरसीईपी में सर्विसेज और ई कॉमर्स के नियम है। देखिए, आरसीईपी में ई कॉमर्स आता है, सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा हद तक आरसीईपी ने खोला नहीं है। बट ऑथर ये बोल रहे हैं कि इंडिया अगर मेंबर बन जाता है आरसीईपी का, तो हो सकता है नेगोशिएशंस के दौरान आगे आने वाले सालों में जो बाकी कंट्रीज है उनका सर्विस सेक्टर खुल जाए और इंडिया को एडवांटेज हो जाए। दूसरी बात, अगर आप बात करो रूल्स ऑफ ओरिजिन की, इंडिया के सीधे सीधे कंसर्न था कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स को हम लेस इंपोर्ट ड्यूटी पर एंटरटेन नहीं कर सकते। तो होता यह था कि चाइना से चीजें सामान खरीदते थे वियतनाम वाले, फिलीपींस वाले, और उसको फिर वियतनाम फिलीपींस में ले जाके मेड इन वियतनाम और मेड इन फिलीपींस बोल देते थे टैग बदल के, और फिर उसको इंडिया एक्सपोर्ट कर देते थे कम इंपोर्ट ड्यूटी पे। तो फायदा किसका होता था? चाइना का होता था। चाइना से आने वाला सामान जो इंडिया में है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है, बट अगर चाइना से वाया वियतनाम या एशियन होके आया तो ऑब्वियसली बात उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब इंडिया ये नहीं चाहता कि चाइना से एक लिमिट से ज्यादा सस्ता सामान कम इंपोर्ट ड्यूटी पे इंडिया में बिके। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन वाले नियम भी तो है ही ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बट रूल्स ऑफ ओरिजिन वाले नियम को ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है, इंडिया का ये पॉइंट है। तो यहाँ पे इंडिया की अपने देश की बाउंड्री में तो चल सकती है, बट बाहर के देश में जो एक्सपोर्टर्स है, तो जो वियतनाम और फिलीपींस के इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, वो क्या गलत काम कर रहे हैं उसको इंडिया वाले इंडिया में बैठ के एसेस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि आरसीईपी में रूल्स ऑफ ओरिजिन का प्लान है, तो आप उसको टेकअप कर सकते हो। सर्विस सेक्टर धीरे धीरे निगोशिएशंस के दौरान खुल जाएगा, और ई कॉमर्स भी तो है। अभी के लिए अब देखिए इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटी की बात आ जाती है। ई कॉमर्स के फील्ड में हमारे पास कोई अलीबाबा जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि चाइना का मार्केट खुल जाए और हम अलीबाबा को चाइना में लॉन्च कर दें, भाई धड़ल्ले प्रोडक्ट बिकने लगे। चाइना के पास अलीबाबा है, और इंडिया में आप में से बहुत सारे लोग सुने होंगे कि अलीबाबा में बड़ा सस्ता सामान मिलता है, बड़ा सस्ता सामान मिलता है, काश अलीबाबा इंडिया में होता। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट ने अलीबाबा की एंट्री होने नहीं दी इंडियन मार्केट में। अगर हम आरसीईपी ज्वाइन कर लेंगे तो अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया में घुस जाएंगे, फ्लिपकार्ट बिल्कुल ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट में भी बहुत मेजॉरिटी स्टेक अलीबाबा का ही है। फिर ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये जो आरसीईपी की कंट्रीज हैं ये भी चाहती हैं कि इंडिया इनको ज्वाइन करे, क्योंकि आरसीईपी की कंट्रीज जानती हैं इंडिया अगर ज्वाइन करेगा तो चाइना की डोमिनेंस कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑथर यही कह रहे हैं कि भैया इंडिया को आरसीईपी को ज्वाइन करना चाहिए। अभी आरसीईपी को ज्वाइन करना सही है या गलत है, इसके बहुत अलग अलग प्रकार के फैसेट्स आ सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अच्छी बात है, कुछ लोग बोलेंगे बुरी बात है। आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बना दीजिए और उस हिसाब से अपने आंसर रख दीजिएगा। फिर बात करते हैं भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वीकर जर्म्स स्ट्रॉन्गर क्योर्स, वन हेल्थ इज द ऑप्टिमम अप्रोच टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए, एंटीबायोटिक्स जब आई थी ना, तो ऐसा लगा था कि इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलती हैं जानवरों में और ह्यूमंस में वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज तक इन्फेक्शियस डिजीज ह्यूमंस में और जानवर में खत्म नहीं हुई। उसका रीजन क्या है? उसके रीजन ये है, द इंजेन्युइटी एंड सर्वाइवल ऑफ इंस्टिंक्ट्स ऑफ जर्म्स। मतलब कि जर्म्स के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि अगर हमें मारने के लिए कोई चीज आएगी तो हम उससे लड़ेंगे। इसके चलते जर्म्स अपने आप को रिसर्च कर लेते हैं, और इररेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है दोस्तों, और उस पूरे कोर्स में एंटीबायोटिक को यूज करना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर कर एग्जाम्पल सुने होंगे, इस एग्जाम्पल को मैंने भी अपने बार एक दो बार इंप्लीमेंट किया है। जब छोटा था मैं, तो मान लो कभी पेट खराब हो गया, होता है ना कि कभी कभी ज्यादा शादी में गए, ज्यादा खा लिया, ठीक है, छोटे में आदत रहती थी, ओके, तो 20-22 साल के शादी में गए, ज्यादा खा लिया।
आप ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो किसी ने बताया नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खा लो, ठीक है, तो नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खा ली। अब नॉर्फ्लॉक्स टीजेड एक एंटीबायोटिक है, वो पेट खराब की दवाई नहीं है, लेकिन जब भी पेट खराब होता है नॉर्मली अगर आपने देखा होगा लोग नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खा लेते हैं। वो एक बहुत हैवी दवाई है, वो जल्दी से आपके पेट को सही कर देती है, बट वो सही दवाई नहीं है, वो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में लेना चाहिए। तो जब डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन किया है, दिया है कि आप एंटीबायोटिक का एक कोर्स लीजिए कम से कम 5 दिन का या 7 दिन का, तो जिस हिसाब से डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया है उस हिसाब से आपको उसका कोर्स लेना चाहिए। ये एक एक दो दो दवाई खा के जो लोग अपना पेन रिलीव करते हैं या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दिस इज डेंजरस। उसके चलते जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, वो बढ़ जाता है। जब आप पूरी डोज लेते हो एंटीबायोटिक्स के तो आपके सारे जर्म्स, सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं, लेकिन जब आप आधी डोज लेते हो तो आधे माइक्रोब्स बच जाते हैं और वो उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करके नेचुरल इम्यूनिटी प्राप्त कर लेते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पेशेंट्स और एनिमल्स को ट्रीट करने में, जो एंटीबायोटिक की कैपेबिलिटी है ना पेशेंट्स और एनिमल्स को ट्रीट करने में, उसके ऊपर हवॉक लेके आ रही है। ओवरऑल आगे आने वाले समय में ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये न्यूट्रिशन, सेफ्टी, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और आप कह सकते हो 2050 तक सालाना 1 करोड़ लोग मरेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। 7.5% का लाइफस्टाइल प्रोडक्शन कम होगा, ग्लोबल जीडीपी 3.5% से घटेगी। इतने ज्यादा नुकसान है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? या तो आप नए ड्रग्स को डिस्कवर करो, तो नए जर्म्स आते हैं, जर्म्स जब तक एंटी माइक्रोबियल इम्यूनिटी ले लेते हैं तब तक आप नए ड्रग्स को डिस्कवर कर दो, बट वो पॉसिबल नहीं है। 1984 के बाद कोई नया एंटीबायोटिक डेवलप हुआ नहीं है। एक नए एंटीबायोटिक को डेवलप करने में $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो जितना कमाई नहीं होती उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एंटी माइक्रोब्स को बनाने में, मतलब एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स को बनाने में, तो क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खत्म होता है। अब गावी अलायंस जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आके पैसा उठा के एंटीबायोटिक्स बनाने लगे तो बात अलग है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉमर्शियल और प्रॉफिट मोटिव पे एंटीबायोटिक अभी के लिए तो बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। तो एक तरीका, यानी कि आप नए ड्रग बना लो, वो नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा तरीका क्या बचता है? केवल एक तरीका बचता है कि एंटीबायोटिक को कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि इनकी वायबिलिटी बची रहे और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज्यादा ना आए। अब यहां पे दोस्तों एक चीज सामने निकल के आ रही है और उसको बोला जाता है वन हेल्थ अप्रोच। एंटीबायोटिक्स में जो यूज है ह्यूमंस में, एनिमल्स में, एग्रीकल्चर में, ये रैशनल होना चाहिए। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हेल्थ के प्रति हमारी अप्रोच है वो मल्टी सेक्टोरल होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, मल्टी इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, वन हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए। और उस वन हेल्थ अप्रोच का एक छोटा सा पार्ट होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस वन हेल्थ अप्रोच में हमको, और मैं कुछ एक छोटा सब पार्ट बता रहा हूं वन हेल्थ अप्रोच का। वन हेल्थ अप्रोच ओवरऑल सारी बीमारियों को सॉल्व करने के लिए, बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसका एक छोटा पार्ट है। तो एनिमल और ह्यूमन का इंटरफेरेंस को सबसे पहले कम करिए। दुनिया भर की बहुत सी बीमारियां जैसे कि बर्ड फ्लू, कोविड-19, सार्स, मर्स, ये सब एनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही आई है। जूनोटिक ओरिजिन है इनका। तो ये जो ह्यूमंस बार बार एनिमल के डोमेन के अंदर घुस रहे हैं, इसको पहली बात तो आप कम करो। ये वन हेल्थ अप्रोच का पार्ट है। तो जब हम ज्यादा माइक्रोब्स को एक्सपोज होंगे ही नहीं तो हमको एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी कम पड़ेगी। कहीं ना कहीं वन हेल्थ की आइडियोलॉजी को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इंडिया का एक नेशनल एक्शन प्लान है ऑन एएमआर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर एक एक्सीलेंट एग्जांपल है वन हेल्थ अप्रोच का, जिसमें पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है, इसको जूनोटिक इंटरफेरेंस के थ्रू कम करने की कोशिश किया जाए। मतलब पहली बात तो एनिमल टू ह्यूमन इंटरेक्शन आप कम करो, वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करो, लोगों को सिखाओ कि भाई किसी भी चीज के लिए आप एंटीबायोटिक्स मत खाने लगो। तो ओवरऑल बहुत से आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया में अगर आप एंटीबायोटिक्स खरीदेंगे तो जो दवाई का पैकेट होता है उसके ऊपर एक रेड रंग की लाइन बनी होती है जो ये बताती है कि ये एंटीबायोटिक है, तो जब तक आपको प्रिस्क्रिप्शन ना मिला हो कम से कम कुछ दिनों का, तब तक आप उसको ना खाएं। तो इस प्रकार की बहुत सी अप्रोचेस चालू हैं इंडिया में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे डील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।